हेलो एवरीवन, राहुल बोल रहा हूँ और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और चूंकि प्रीलिम्स परीक्षा के दिए हुए 2-3 दिन हो गए, अब आप सभी एस्पिरेंट्स थोड़ा सा रेस्ट मोड्स में भी गए होंगे और अब जो है रेस्ट मोड से निकलकर पुनः जो है उसी मैराथन में लगने की ज़रूरत है। और उसी के रिगार्डिंग जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो जो 71वीं बीपीएससी मेंस होगा, उसके रिगार्डिंग हम लोगों को क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए और थोड़ा प्रोएक्टिव रूप से करें ताकि रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद ऊहापोह की स्थिति न रहे। इसी रिगार्डिंग जो है आज कुछ महत्वपूर्ण जो हम लोग 4-5 सेगमेंट्स पर बात करेंगे कि कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे ये भी कि जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, जो या फिर जो ग्लोबल समिट्स हुए हैं, उसमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं। साथ में देखेंगे कि कुछ नेशनल इवेंट्स कौन-कौन से हैं जो बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना है। जो साइंस टेक में कौन से टॉपिक्स रिलेवेंट हैं, उस टॉपिक को देखेंगे। साथ में कुछ मिसलेनियस और स्कीम्स को भी हम लोग देखेंगे ताकि ओवरऑल जो है हम लोग का करंट अफेयर्स का बेस तैयार हो जाए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है? कि कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों को देख लेना चाहिए। तो पहला है जैसे नीति आयोग, ठीक है? फिर ब्रिक्स का समिट हुआ है 2025 में, एससीओ का समिट हुआ है। उसके बाद जो बिम्स्टेक का समिट हुआ है, इन तीनों में जो है हमारे प्रधानमंत्री की शिरकत भी हुई है, ठीक है? उसके बाद देखेंगे आसियान के बारे में देखेंगे कि और आसियान के साथ जो एफटीए है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। साथ में देखेंगे कि क्वाड और स्क्वाड, ठीक है? ये दोनों, सिर्फ क्वाड नहीं देखना है, स्क्वाड क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। और साथ में नाटो बहुत चर्चा में है। नाटो नाटो के क्या रिलेवेंस है और इसका विश्व व्यवस्था में क्या योगदान है, उसको उस कंटेक्स्ट में देखेंगे। साथ में I2U2 और ऑकस, जो इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए है। और साथ में ऑकस जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है। इन दोनों संगठनों को देखेंगे कि इंडो पैसिफिक में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है? उसके बाद देखेंगे हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो जहाँ भारत में इसका हेडक्वार्टर भी है, ठीक है? यूएनएससी में सुधार की बात कही गई है। और डब्ल्यूटीओ में जो चूंकि ग्लोबल टैरिफ की अगर बात की जाए, तो वो अगर दो देश एक दूसरे पर लगाने लगो तो ऐसे में डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। वो भी देखेंगे हम लोग। साथ में आईबीसीए जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, वो देखेंगे, नॉन अलायंस, ठीक है? उसके बाद आईओआर, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। फिर सागर और महासागर इनिशिएटिव क्या है इंडियन ओशन में। और COP30 जो बेलम में हुआ है, उसको देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, ठीक है? अगला देखेंगे जो बायलैटरल रिलेशन है और खास करके एग्रीमेंट्स और समिट्स जो हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसको हमें निश्चित तौर पर देख लेना चाहिए। उसमें देखते हैं क्या क्या है। तो जो ट्रम्प का ग्लोबल जो ट्रम्प टैरिफ है और न्यू ग्लोबल ऑर्डर है, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है? इंडिया यूएसए का बायलैटरल ट्रेड और बायलैटरल जो रिलेशन है वो कैसा है। इंडिया चाइना के भी रिलेशन में सुधार देखा जा रहा है, वो भी देखेंगे। इंडिया जापान, ठीक है? अभी एससीओ से जानने से पहले प्रधानमंत्री जी की जापान यात्रा हुई थी, ठीक है? उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैसा है। फिर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में देखेंगे, रसिया यूक्रेन जो है बार बार पूछ रही है बीपीएससी, ठीक है? रसिया यूक्रेन, ये हम लोग देखेंगे। साथ में जो ये त्रिकोणीय श्रृंखला, एक त्रिकोणीय जो युद्ध कह सकते हैं, इजराइल हमास का और इजराइल ईरान का, उसमें फिर यूएसए की क्या भूमिका रही है, इस कंटेक्स्ट में देखेंगे हम लोग। साथ में इंडो पैसिफिक को एज ए होल देखेंगे कि इंडो पैसिफिक जो है किस तरह रेलेवेंसी अपनी बनाए हुआ है। साथ में जो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इन जगहों पे जो है जो डेमोक्रेटिक एक रिवॉल्यूशन के तौर पर देखें, जैसे नेपाल में जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ, के नाम पर हुआ है। श्रीलंका में भी अभी सरकार का बदलाव हुआ। बांग्लादेश की स्थिति आप सभी को पता है, म्यांमार की स्थिति भी सभी को पता है। तो ये जो है साउथ एशिया में इस तरह की जो घटनाएं हैं, उसका डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर कैसा इम्पैक्ट है वो देखेंगे हम लोग। साथ में इंडिया यूके का विजन 2035 ये जारी किया गया है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। एफटीए भी हुआ है यूके के साथ, वो देखेंगे हम लोग। और जो एफटीए साथ में देख लेंगे कि एफटीए कौन कौन से होते हैं। जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हैं, सीएपीए है, सीईटीए है, सीएसीए है, कितने टाइप के होते हैं, वो सारे एफटीए को देखेंगे। और अभी जो 13 देशों व संस्थाओं के साथ भारत के एफटीए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे अभी जिक्र किया मैंने, यूके, जापान,
ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ईयू, आसियान, इन सब के कंटेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कि एफटीए से भारत को क्या लाभ है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के एक ब्रिज के रूप में भारत की क्या भूमिका है, उसको देखेंगे। और कब कब बैठक हुई है, इस पे बीपीएससी क्वेश्चन बना भी चुकी है 68th में, ठीक है। वो आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डीप स्टेट और एंड इट्स इम्पैक्ट, दो डीप स्टेट क्या होता है और वो कैसे अपना जो है प्रभाव छोड़ती है किसी अन्य देश पर, वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के बारे में देखेंगे। और जो ग्लोबल एआई समिट पेरिस में हुआ है, ये बीपीएससी क्वेश्चन भी अभी पूछी है। और उसमें जो है एआई गवर्नेंस के बारे में जिक्र हुआ है, और उसके क्या क्या थ्रेट्स हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, उस पर जिक्र करेंगे हम लोग। आईएमईसी जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी बात की जा रही है और ये रिलेवेंट है, इसको देखेंगे। साथ में जो एक प्लास्टिक ट्रीटी की बात भी की जा रही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा इसको भी हम लोग देखेंगे। अगला देखते हैं नेशनल इवेंट्स। नेशनल इवेंट्स में, सॉरी, इसमें देखें तो जो बजट 2025-26, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे जो 2024-25 का हुआ है, सेंट्रल का भी और बिहार का भी, ये दोनों को हम लोग काफी अच्छे तरीके से देखेंगे, और ताकि इससे आने वाले प्रश्नों में हमें कोई बैकफुट पर ना ले जाए, ठीक है। अगला देखें तो मिशन कर्मयोगी, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा ही जा सकता है। उसके बाद देखें तो ये जो जैसे डिजिटल इंडिया है, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इन तीनों में से मुझे लगता है कि कोई ना कोई निश्चित तौर पर एक बार पूछा जाना चाहिए ये क्वेश्चन। उसके बाद मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, इन तीनों में से भी एक क्वेश्चन फ्रेम करने की बहुत अधिक संभावना है। सभी के 10-10 वर्ष भी पूरे हुए हैं, और ये निश्चित तौर पर जैसे विकसित भारत की बात कही जा रही है, विकसित बिहार की बात की जा रही है, इसमें जो है इन 5-6 टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं, इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जीएसटी का रिफॉर्म को जो है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा गया है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, और जीएसटी क्या होता है, ये सभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। साथ में एमएसएमई के बारे में देखेंगे, पोटेंशियल पोटेंशियल और उसके बाद इसके चैलेंजेस, ठीक है, और गवर्नमेंट के क्या क्या जो है प्रयास रहे हैं, ठीक है, इसके लिए ये देखेंगे, क्योंकि ये बैकबोन है हमारे इकोनॉमी का। साथ में जो वन नेशन वन इलेक्शन है और इलेक्शन रिफॉर्म, इस पर इसको निश्चित तौर पर देखेंगे। बीपीएससी लगातार ये क्वेश्चन भी पूछ रही है मेंस में। क्लासिकल लैंग्वेज, पांच भाषाओं को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, उसको देखेंगे। और इसके मानक क्या होते हैं, कास्ट सेंसस के बारे में, डिलिमिटेशन कमीशन जो परिसीमन आयोग होता है, उसको देखेंगे। भारत में उग्रवाद की क्या स्थिति है और इसका लक्ष्य जो 31 मार्च 2026 तक रखा गया है समूल समूल नष्ट का, तो उसके बारे में भी देखेंगे। और तिरुपति कॉरिडोर क्या होता है, वो सब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। साथ में सेमीकंडक्टर मिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक है। और ये जो है क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक इमर्जिंग टॉपिक है, और इसे देखकर जाना ही चाहिए। अगला देखें, इंडिया का जो फर्स्ट मोबाइल ई वोटिंग कहाँ हुआ है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बिहार में हुआ है, ठीक है। और बिहार में हुआ है, तो हो सकता है कहीं शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, या फिर इस कंटेंट को आप जो है किसी अन्य प्रश्नों में आप इसको वैल्यू एडिशन के तौर पर लिख सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन है, ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद सीबीडीसी जो है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है, इसके बारे में देखेंगे। फिर यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके बारे में देखेंगे। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो कहता है कि आप डाटा को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, अर्थात निजता के अधिकार को बनाए रखता है। साथ में जब आरटीआई वही कहता है कि आरटीआई में जो प्रश्न की डिमांड की गई है, उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए। अर्थात इस दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन फिर भी हम लोग ये समझेंगे कि आरटीआई जो है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन क्या है इसमें, और आरटीआई के नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से इंफॉर्मेशन देने चाहिए और कौन कौन से नहीं देने चाहिए, ये भी हम लोग देखेंगे। अगला देखिए, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, ये नारी शक्ति वंदन विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, ठीक है, महिला आरक्षण से संबंधित। और 130वां संविधान संशोधन अभी विधेयक है, ये जो है पीएम हो या सीएम हो
या फिर कोई भी मिनिस्टर हो, और वो अगर 30 दिन तक रहते हैं जेल में, तो उन्हें 31वें दिन स्वतः इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से। इससे संबंधित है। साथ में जैम ट्रिनिटी को देखें तो जैम ट्रिनिटी के भी 10 साल हुए हैं। जनधन आधार मोबाइल है, और उसके बारे में देखेंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। साथ में ऑपरेशन सिंदूर देखेंगे, और जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो सस्पेंशन हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे, क्या इतिहास रहा है और क्या रहा है। क्लाउड बर्स्ट, GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लड, ये चारों देखेंगे क्योंकि पंजाब, हिमाचल या फिर कई अन्य जगहों पर जो है, उत्तराखंड, हम लोग देखते ही रहते हैं कि इस तरह के शब्द जो है हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर GS2 के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा आप सभी के लिए, इसको भी हम लोग समझेंगे। और फ्री बीज कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइंस आए हैं, और क्या इस पर कहा गया है कि किन चीजों को ध्यान रखा जाना चाहिए, उस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है। साथ में कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स के बारे में देखें तो साथ में 1-2 बिहार का है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, बिहार स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और बिहार, ये जो है 4-5 जो है, और साथ में एग्रीकल्चर रोड मैप चौथा, फोर्थ। ठीक है। ये जो है बिहार से संबंधित, इसको निश्चित तौर पर थोड़ा डिटेल में करके हम लोग जाएंगे, ताकि हमें एग्जाम में बैकफुट पर ना आना पड़े। ठीक है। अभी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया गया है, इसको भी थोड़ा देख लेंगे, और अलग से एक टॉपिक में देख लेंगे कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार में जो है किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, वो देखेंगे हम लोग। केंद्रीय बजट में जो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बहुत अधिक चर्चा है, उसको भी देखेंगे हम लोग। और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके भी 10 वर्ष हुए हैं। इस संबंध में जो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी रखा था, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। उजाला योजना जो आप लोग समझ रहे हैं कि LED से संबंधित है, हर जगह जो है LED, अफोर्डेबल LED पहुंचाने के लिए। और साथ में SLNP जो है स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, जो गलियों में जो है सोलर लाइट्स लगाने के लिए, उसके भी 10 वर्ष हुए हैं। ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जो बिहार में है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेंगे हम लोग एग्जाम में, एग्जाम्पल के रूप में। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसको हम लोग बेसिकली जानते हैं आयुष्मान भारत के तौर पर, तो उसमें जो है बिहार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, और उसको देख लेंगे। बिहार फर्स्ट पोजीशन पे भी रहा था, तो उसके विभिन्न खंडों को भी हम लोग देख लेंगे कि क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जो जिनको देख के निश्चित तौर पर जाना चाहिए। तो साइंस टेक्नोलॉजी में देखें तो इसरो के कुछ महत्वपूर्ण मिशन को देखेंगे, जैसे आदित्य L1 है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बैस है, ये बैस जो है गगनयान मिशन के तहत आएंगे। ठीक है। तो गगनयान मिशन देखेंगे हम लोग। Axiom 4 मिशन अभी चर्चा में रहा है, शुभांशु शुक्ला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में देखेंगे। साथ में जो स्पेस का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ये भी एक रिलेवेंट टॉपिक है। ठीक है। वो देखेंगे। साथ में जो ये AI है, AI की मानव विकास में AI का क्या योगदान है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। मानव विकास में AI का योगदान, क्योंकि इसके जब भी इम्प्लीकेशन आप लोगों को पता होंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। मानव विकास में AI का योगदान। ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्पेसडेक्स मिशन, जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो क्या है, उसके बारे में देख लेना श्रेयस्कर रहेगा हम लोगों के लिए। साथ में इंडिया का 6G विजन क्या है, और 5G में क्या उपलब्धि रही है भारत की, वो देखेंगे। साथ में जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में देखेंगे। और एनर्जी ट्रांजिशन में देखें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा, और जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इन दोनों टॉपिक को निश्चित तौर पर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और न्यूक्लियर एनर्जी में आप लोगों को पता ही होगा कि अभी टारगेट क्या रखा गया है 2047 तक, कि 100 गीगावाट के जनरेशन को हम के लक्ष्य को जो है हम लोग पाएंगे। ठीक है। और साथ में बिहार में एक SMR स्थापित करने की भी बात कही गई है, तो उसको भी ध्यान दे लेना चाहिए। साथ में जो एनर्जी ट्रांजिशन के में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका क्या पोटेंशियल है, और साथ में क्या चैलेंजेस है। ठीक है। इन दोनों को भी हम लोग देखेंगे, और वे फॉरवर्ड क्या होगा उसको देखेंगे। अगला टॉपिक देखें तो डेवलपमेंट ऑफ रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर। ठीक है। हेल्थ केयर में रोबोटिक्स की क्या भूमिका है, और इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, और इसको समझेंगे कि हम रोबोटिक्स किस प्रकार ह्यूमन डेवलपमेंट में भी योगदान दे रहा है। ई वेस्ट मैनेजमेंट, जो ई कचरा कहते हैं, ई कचरा किस तरह जो है भारत में किस तरह इसको मैनेज किया जा रहा है। ई कचरा को दिल्ली में तो एक ई कचरा का पार्क भी बनाया गया है, तो वो सब भी एग्जाम में आएगा। डिजिटल डिवाइड के बारे में देखें तो
68 के मेंस का क्वेश्चन अगर जब आप देखिएगा तो उसमें पूछा था तेली घनत्व बिहार के बारे में, कुछ डाटा भी दे दिया गया था, उसके बारे में आधार पर कुछ पूछा भी गया था। तो डिजिटल डिवाइड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजिटल डिवाइड हो गया, डिजिटल जो लिटरेसी हो गया, इन सब चीजों को मिलाकर हम लोग इसको पूरे इस टॉपिक को कवर करेंगे डिजिटल डिवाइड में, ठीक है। ई गवर्नेंस में बिहार और केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है उसको देखेंगे। बायो ई3 पॉलिसी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, इसका टारगेट 20% वाला, ड्रोन और उसका एप्लीकेशन कौन कौन सा है। नमो ड्रोन दीदी योजना का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बायोटेक और नैनोटेक, बायोटेक में देखिए जो नए तरह के वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, उसका उदाहरण है। जो आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि बहुत सारे चावल की या गेहूं की या फिर अन्य जो क्रॉप्स हैं, उसके नए नए वेराइटी की खोज की गई है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। नैनोटेक तो एकदम ज्वलंत उदाहरण है बीपीएससी में रेलेवेंसी का, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में लगातार ये नैनो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। और देखेंगे साथ में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को, क्योंकि बीपीएससी कई बार दे देती है कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो आईएलओ निकाला था उसके आधार पर क्वेश्चन फ्रेम कर देती है और आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस बार जो कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस को देखेंगे, तो जो एसडीआर रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ये देखेंगे हम लोग। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है इसको देखेंगे। साथ में इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया है, उसको उसके तथ्यों को भी देखेंगे। और पेरिस एग्रीमेंट के अचीवमेंट्स क्या है, जैसे एनडीसी भारत जो है टारगेट से पहले ही अचीव कर चुका है। एंड जो अपडेटेड एनडीसी है, एनडीसी 2.0, उसमें भी भारत की उपलब्धि काफी अच्छी रही है। वर्ल्ड बैंक ने का जो पॉवर्टी रिपोर्ट है, उसके आधार पर हम लोग को जो है काफी हेल्प मिल सकता है अपने आंसर को एनरिच करने में। साथ में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को भी देखेंगे और इसमें देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति किस प्रकार है, और महिला सशक्तिकरण के टॉपिक में भी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जिनको मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, और इसके आधार पर आगे हम लोग जो है तैयारी भी करेंगे। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आएगा उस समय, जब जिन लोगों का प्रीलिम्स हो जाएगा, निश्चित तौर पर उनके लिए ये इतना कंटेंट मोर देन सफिशिएंट होगा। और आपकी तैयारी में जो है थोड़ा सा आप अपर एज में रहिएगा, ठीक है, अन्य की तुलना में। तो मैं इस पीडीएफ को अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी पिन कर दूंगा। साथ ही ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, और हम लोग ऐसा भी वो कोशिश कर रहे हैं ताकि जो और अन्य सर लोग हैं, वो लोग भी जो हैं आपको कुछ ना कुछ टॉपिक विशेष पर जो है इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है कहीं बहुत अधिक भटकना भी ना पड़े, और अगर यहाँ से आप जुड़े हैं तो आपको निश्चित तौर पर फायदा हो, ठीक है। तो आप लोग अब अंतिम तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं, और आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद।